हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एंड ये सीरीज़ चल रही है हमारी जनरल स्टडीज़ की, जिसमें कि हम डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन, एसएससी, पीएससी और जितने डिफरेंट एग्जामिनेशन उसके बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम आज केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। इसके पहले केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 3, तो जनरल साइंस चल रहा है। जनरल साइंस में डाल लीजिए पार्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जनरल केमिस्ट्री क्लास मतलब जो 10 तक की केमिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे, और ये केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। तो आइए डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मतलब जिसे कहते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यार जो इसमें सिंपल पार्ट है वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसको तो मैं वर्बली बोल दूंगा जल्दी। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यहाँ जहाँ पर आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है, उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करूंगा और ज़्यादा आपको समझाऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ थ्योरेटिकल मैटर। 20वीं शताब्दी की आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है, मतलब परमाणु डिविजिबल है, और यह मुख्यतः 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। देखो खोज के नाम आते हैं, बहुत ज़्यादा याद करना। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को किसने खोज किया? जे थॉमसन ने। ओके, और उसके बाद प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ओके, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है खोज का, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस की खोज भी रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस की जो खोज है वो भी रदरफोर्ड ने की। ओके, और मिलके बना है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरा जो पार्टिकल है बेटा, उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, ठीक है ना। बड़ी स्पीड में पढ़ाऊंगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अपना उद्देश्य। तो जेम्स चैडविक ने खोज करी थी। ये सारी खोजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। इन पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अतः परमाणु वह सबसे छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब जो एटम होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जो कि किसी केमिकल इक्वेशन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, और परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, फ्री नहीं रह सकता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कण निम्न है। चलिए परमाणु के अंदर के कणों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कण होते हैं परमाणु के अंदर? तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है 1896 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप की। इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन पर एकांक ऋणावेश होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। तो याद रखना कि बच्चों, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के मास का 1837 टाइम्स भाग हुआ करता है, उसका 1837 पार्ट हुआ करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना। यस, इसे E या -1E0 से डिनोट करते हैं। तो इट कैन बी डिनोटेड बाई E और -1E0। इसको E या -1E0 से आप डिनोट करते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जो खोज है 1919 में, देखिए 1919 में, 1896 में क्या खोजा जाता है? इलेक्ट्रॉन खोजते हैं जेम्स थॉमसन और जे थॉमसन। एंड उसके बाद 1919, लगभग 20 साल के बाद, है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, तो 20 और 4 24 साल के बाद 1919 में जो है कौन खोजते हैं भाई? रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड ने क्या खोज निकाला? प्रोटॉन। ओके, यस, प्रोटॉन। और काफ़ी देर के बाद 1932 में आता है न्यूट्रॉन। तो देख लो, थोड़ा सा ऑर्डर याद कर लो। 1896 में इलेक्ट्रॉन है, 1919 में प्रोटॉन है, और 1932 में अपना न्यूट्रॉन खोजा जाता है। तो प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर एकांक धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसे P या 1p1 से प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। 1p1 मतलब मास भी 1 है, उसका चार्ज भी 1 है, तो उसको 1p1 से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। चलो, परमाणु में उपस्थित अनावेशित कण न्यूट्रॉन है। मतलब न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो अनावेशित बोल दो, न्यूट्रल बोल दो, न्यूट्रल पार्टिकल बोल दो, जो भी बोलना बोल दो।
चलिए न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसे n या 0n1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रख लो कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको, 0n1, इंपॉर्टेंट लाइन है, 0n1 से इसको प्रदर्शित किया जाता है न्यूट्रॉन को, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज हो गया 0n1। अब देखो यार न्यूट्रॉन की जो प्रोसेस है, कुछ प्रक्रियाएं होती है केमिस्ट्री में जिनमें आप न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर सकते हो। यही प्रक्रिया है। एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, 4 बेरिलियम 9, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है, प्लस 2He4 बेरिलियम के साथ हाइलियम की लड़ाई हो गई है। तो यार क्या बन रहा है, कार्बन का 12 आइसोटोप बन के आ रहा है, प्लस साथ में 0n न्यूट्रॉन 1 निकलता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यूट्रॉन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए भाई लोगों अगला करते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ओके, किसी एटम के ऊपर देखें नंबर चढ़ा रहता है, किससे शो करते हैं, एटॉमिक मास ए होता है, वो मान लो कोई एलिमेंट है यहाँ पे, उसके ऊपर एटॉमिक नंबर से जेड से शो करते हैं ना। एटॉमिक नंबर तो ये होता है, ओके ओके ओके, एटॉमिक नंबर तो ये होता है, एटॉमिक मास हुआ करता है, ठीक ना। यस, उल्टा लिख गया क्या मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उल्टा लिख गया हूँ। जेड मतलब एटॉमिक नंबर और ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। तो ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन 12 के 1/12 भाग के 12 भाग के जितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं वही नंबर जो होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। अभी एटॉमिक नंबर बोलते हैं, सिंपल बात करूँ तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कि कितने प्रोटॉन किसी एटम के भीतर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। चलो पढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित तथा स्थिर होता है, पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यस, चाहे दुनिया, वो तो भाई पहचान ही है ना कि आप चाहे आयरन इंडिया से निकाल लो या पाकिस्तान से निकाल लो या अमेरिका से निकाल लो, उसके अंदर सबके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे सेम होंगे, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर से ही पहचान मिलती है एटम को कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या किससे शो करते हैं बच्चे लोगों, ए से। ए होती है द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का, याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है परमाणु संख्या होती है, वह उस परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए इक्वल टू नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या कहते हैं, अगर आप ए मान लेते हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ए इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, जेड, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जेड प्लस एन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे 11 Na23, तो भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, मतलब इसका एटॉमिक, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं। तो ये 23 में 11 होंगे प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होने पड़ेंगे, 12। तो इस तरीके से इसमें ये एटॉमिक नंबर से ना आपको पता, एटॉमिक मास से पता चल जाएगा कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 11 Na23 परमाणु, यानी कि सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या 11 पर प्लस 12 बराबर कितने होती है, 23 होती है, ठीक है ना। तो कोई भी एटम यदि आप लिख रहे हो, मान लो कोई एटम है, इसके नीचे यहाँ पे जेड आता है, जेड क्या बताता है, उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर इसका मास आता है, इसका मास इस समय वाई ले लो, अगर वाई ले रहे हो, मान रहे हो वाई, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, है ना, या इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है ना। चलो जी, कपड़ा कहाँ गया बोर्ड पूछने के लिए, युवराज कपड़ा देखा बेटा बोर्ड पूछने के लिए कहाँ लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हाथ से पूछ लेते हैं। चलिए तो ये हो गई, आगे की बात करते हैं, आगे क्या है, रेडियो एक्टिविटा। चलो अब पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है यार, कुछ एटम होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ एटम होते हैं जो इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनको खाली छोड़ दो तो रेडिएशन छोड़ते हैं, यहाँ वहाँ रेडिएशन छोड़ते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। चलो भाई पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, यूरेनियम का और रेडियम का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, स्वतः एक प्रकार की बेधी मतलब क्या ना, पेनेट्रेटिंग, मतलब यहाँ से जाएगी और पीछे निकल जाएगी, है ना, हाँ, रजनीकांत की गोली के टाइप पीछे निकल जाएगी, तो इसको बोलते हैं बेधी किरणें, पेनेट्रेटिंग रेज उत्सर्जित करते हैं, एमिट करते हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, तथा यह पदार्थ स्वयं बेधी किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। मतलब कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग द रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो रेज निकालने की जो क्षमता होती है, जो कैरेक्टर होता है, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी परमाणु नाभिक का गुण होता है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं और उनमें स्वयं विघटन होता है। याद रखना भैया, इसके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। यस, यही क्वेश्चन बनता है,
इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। बाकी सब कर लोगे यही भूल जाएगा कि इसमें एटम अनस्टेबल नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो जो रेज निकलती है ना, एक्चुअली वो न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से निकलती है, मतलब न्यूक्लियस के टूटने की वजह से वो रेज निकलती है। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब रेज निकालने का गुण रेडियो एक्टिविटी होता है, और रेडियो एक्टिविटी परमाणु के नाभिक का गुण होता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टर किसका होता है, ये कैरेक्टर न्यूक्लियस का होता है। ये कैरेक्टर जो होता है ये न्यूक्लियस का होता है, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस का होता है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये लिख दिया मैंने, इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनमें स्वतः विघटन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद। ओके, तो न्यूक्लियर में अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से इनमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटते रहते हैं, तो इनमें स्वतः विघटन हुआ करता है। इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं भैया लोग, इस नेचर को बोलते हैं अपन रेडियो एक्टिविटी। और इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। हाँ, अब इनके अंदर से रेज निकलती हैं, क्योंकि जब इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, वो टूटेगा फूटेगा, तो उसमें से रेज निकलती है। अब रेज की बात कर लेते हैं। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन होने को रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं। याद रखना, एलिमेंट विघटित तो होगा, मगर क्यों, क्योंकि उसका न्यूक्लियस टूटेगा, इस वजह से एलिमेंट टूटेगा, है ना। तो परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन होने को रेडियो एक्टिव विघटन बोलते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन में परमाणु नाभिकों से बेधी किरणें अल्फा बीटा गामा निकलती हैं। भाई मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है ना, मतलब टूटता है, तो इसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं और गामा रेज निकलती है। ये अल्फा बीटा गामा के सिंबल है, इनको बोलते हैं अपन, ये किरणें कहलाती हैं रेडियो एक्टिव किरणें। दीज रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज। ये जो किरणें हैं ये रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं, ठीक है ना, इनको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। उत्सर्जित होती हैं ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात कर दी भैया, कि जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं बेटा, जैसे लाइट न्यूक्लियस है ना, ये लाइट न्यूक्लियस जो होते हैं बड़े स्टेबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इनके ये बहुत स्टेबल होते हैं। मगर जो बहुत भारी नाभिक होते हैं, जैसे यूरेनियम होगा, प्लूटोनियम हो गया, रेडियम हो गया, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत हैवी होते हैं। तो इतने हैवी होते हैं कि खुद से उनका घर नहीं संभलता। इसकी वजह से हैवी न्यूक्लियस में जो होता है वो रेडियो एक्टिव विघटन यानी कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का नेचर पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो प्रायः भारी नाभिकों में पाई जाती है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया रेडियो एक्टिव विघटन, ठीक है ना। अब रेडियो एक्टिव विघटन में क्या होता है, न्यूक्लियस टूटता है, मतलब कि न्यूक्लियस एक्चुअली डिसइंटीग्रेट होता है। तो अब अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है ना, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कितने टाइप से होता है। तो अल्फा भी डिके हो सकता है, बीटा भी डिके हो सकता है, गामा भी डिके हो सकता है ना। तो अपन पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है नाभिकीय विघटन या न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन। तो हेडिंग डाल लूं, नाभिकीय विघटन या न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन। चलो, नाभिकीय विघटन, किसी तत्व के परमाणु नाभिक के विघटित होने को नाभिकीय विघटन कहते हैं। रेडियो एक्टिविता परमाणु विघटन के फलस्वरूप होती है। मतलब जो रेडियो एक्टिवनेस होती है वो परमाणु विघटन, मतलब परमाणु विघटन, रेडियो एक्टिविता परमाणु विघटन के फलस्वरूप होती है। सारे टर्म तो कनेक्टेड एक दूसरे से, चाहे आप नाभिकीय विघटन बोल लो, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन बोल लो, या एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन बोल लो, क्योंकि भाई जो भी हो रहा है, ये जितना कांड हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है ना। तो इसको नाभिकीय विघटन भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक के विघटित होने की क्रिया को नाभिकीय विघटन कहते हैं। रेडियो एक्टिविटा परमाणु विघटन के फलस्वरूप होती है। अब रेडियो एक्टिव विघटन दो प्रकार का होता है। रेडियो एक्टिव या नाभिकीय विघटन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक विघटन। प्राकृतिक विघटन, प्राकृतिक मतलब क्या था, खुद ब खुद। तो रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक स्वतः विघटित होकर अन्य तत्वों में परमाणु नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृतिक विघटन। जैसे देख लो बेटा, रेडियम होता है, तो रेडियम का फॉर्मूला क्या था, 88 रेडियन 226 हुआ करता है। अब इसको तुम खुला छोड़ दोगे ना, तो ये खुद विघटित हो जाएगा, खुद टूट जाएगा, और क्या बना लेता है, 86 ये बना लेता है RN, रेडियम है ना। तो ये शायद कोई नया एलिमेंट रूथेनियम वगैरह कुछ होता होगा। 222 RN है ना, बहुत सारे
वहाँ पे एलिमेंट होते हैं रेडियो एक्टिव। और प्लस 2He4 क्या होता है, अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं 2He4। तो एक हीलियम का एटम निकल करके बाहर आता है जिसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये देख लो इसमें क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल मतलब ये जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस के फॉर्म में देखो तो न्यूक्लियस के फॉर्म में देख लो, एटम के फॉर्म में देख लो तो एटम के फॉर्म में देख लो। न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो एटम अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये तो हो रहा है। तो किस टाइप का हो रहा है, अल्फा टाइप का हो रहा है। इसको सेल्फ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद होता है ना। और देख लो भाई, तो देखो पहले क्या था, पुराना एक दूसरा एटम का न्यूक्लियस था, बन गया नया न्यूक्लियस। अब एक और देख लो, जैसे कि थोरियम ले लो, थोरियम तो 92Th234, ये थोरियम जो होता है ये डिसइंटीग्रेट होकर के 91Pa234 +-1E0। ये देखो +-1E0 मतलब कि एक बीटा पार्टिकल यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो देखो बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, समझ गया। 90 से 91 हो गया, मास नहीं बढ़ता है बट एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। अब ये हो गया भाई अपना स्वतः विघटन यानी कि सेल्फ इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं कृत्रिम विघटन की, मतलब कि जो विघटन अपन कराते हैं। ये तो खुद था, मतलब इतने स्टेबल इतने एक्टिव यहाँ पे न्यूक्लियस थे कि खुद ही टूट गए, है ना। अब अपन देखेंगे कि अगर अपन प्रैक्टिकली यदि कराएंगे या एक्सपेरिमेंटली कराएंगे, जिसको बोलते हैं अपन कृत्रिम विघटन। यस, तो कृत्रिम विघटन क्या होता है, कृत्रिम विघटन में बेटा बहुत तेज से कणों की बौछार करी जाती है, मतलब हाईली एनर्जी पार्टिकल को एक न्यूक्लियस पर फेंका जाता है। मान लो ये न्यूक्लियस है तो मैं इसके ऊपर एक बहुत हाई एनर्जी का पार्टिकल अल्फा फेंक दूँ, गामा फेंक दूँ पार्टिकल, मैं बहुत जोर के इसके ऊपर पार्टिकल की बमबारी कराता हूँ। तो जो अगर आपके हाथ में पार्टिकल है, बम खुद फेंक रहे हो आप, कोई पार्टिकल फेंक रहे हो, तो उस समय जो आप का जो विघटन होगा दैट इज कॉल्ड कृत्रिम विघटन, ठीक है ना। तो कृत्रिम विघटन देख लो, तो तीव्रगामी कणों की बौछार करके स्थायी नाभिक को विघटित करके दूसरे नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम विघटन बोलते हैं। इसको नाभिकीय विखंडन भी बोलेंगे अपन, है ना। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल को भेजते हैं एक स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर, उसके बाद तो बड़ा न्यूक्लियस जो होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। अब देख लो भैया, जैसे मान लो तीव्रगामी कणों की बौछार करके स्थायी नाभिक को विघटित करके दूसरे नाभिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कृत्रिम विघटन बोलते हैं। देख लो जैसे ये जो है अपने पास 7N14 क्या है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है ये। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर अपन ने अल्फा पार्टिकल को भेजा 2He4, ये अल्फा होता है। तो इसको भेजा अपन ने बहुत तेजी से, तो क्या बन जाएगा भाई 8O17 ऑक्सीजन निकलेगा और साथ में एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। ये दस्ती देखो ये रिलेशन है ना, तो एक ऑक्सीजन निकल गया। और तो देखो पहले क्या था, नाइट्रोजन था, है ना, और नाइट्रोजन से क्या बन गया, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बन गया ना, है ना। तो मतलब एक नाभिक को अपने एक हाई पार्टिकल के अटैक से दूसरे नाभिक में बदल दिया, दूसरे नाभिक में बदल दिया है। तो इसको अपन बोलते हैं कृत्रिम विघटन, ठीक ना। तो कृत्रिम विघटन हो गया, ओके। अब आइए बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब तोड़ना और फ्यूजन मतलब जोड़ना, है ना। फ्यूजन मतलब जोड़ना और फिजन मतलब तोड़ना। तो न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, भारी परमाणु के नाभिकों के मध्य द्रव्यमान वाले परमाणु, भारी परमाणुओं के नाभिकों के मध्य के नहीं होगा को मध्य वाले द्रव्यमान वाले परमाणुओं के नाभिक में विभक्त हो जाने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। मतलब एक भारी द्रव्यमान का नाभिक रहेगा, उस पर आप एक हाई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल को फेंकेंगे और वो पार्टिकल जाके उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा और दो कंपैरेटिवली छोटे छोटे नाभिक में बदल देगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन नाभिकीय विखंडन। देखो एग्जाम्पल के लिए 92U235 92 यूरेनियम का नाभिक है, इसके ऊपर यार जोरदार न्यूट्रॉन टन न्यूट्रॉन को आप फेंकते हो तो मालूम है न्यूट्रॉन इसकी बैंड बजा देता है, इसको दो पार्ट में तोड़ देता है, दो न्यूक्लियस तोड़ देता है, 56 बेरियम 141 और साथ में क्रिप्टन का बनता है क्रिप्टन, यस KR 36 क्रिप्टन 92 और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन जा करके 3 नए न्यूट्रॉन को पैदा करता है टकराने के बाद। तो 3 टाइम्स ऑफ 0N1 और भयंकर एनर्जी मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं यार नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने की जो कथा होती है इसको अपन नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो भारी परमाणु था, देखो पहले भारी था और भारी कंपैरेटिवली इसमें दो छोटे नए नए न्यूक्लियस में टूट गया। इसको मत गिन लेना, ये न्यूट्रॉन है,
है ना, ये 1 के साथ 3 बनेगा। मतलब शुरुआत में आपने क्या किया, यहाँ पे लिया, ये आपका टारगेट था, आपने 1 न्यूट्रॉन भेजा तो 2 तो इसके वो नए न्यूक्लियस निकल गए और साथ में 1 न्यूट्रॉन जो था वो 3 नए न्यूट्रॉन को पैदा कर दिया। यस, 0 n 1, तो एक नया न्यूट्रॉन ही आ गया, एक नया न्यूट्रॉन ही आ गया, एक नया न्यूट्रॉन ही आ गया। तो हालत ये होती है कि जब 1 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन को पैदा करेगा, और एक रिएक्शन में ऐसा तो है नहीं कि एक रिएक्शन में आप एक न्यूट्रॉन को ही भेजो, आप तो कई सारों को भेजोगे, तो कई सारे न्यूट्रॉन आएंगे तो अपने हिसाब से 3 गुना बच्चे पैदा करेंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। तो ये हो गया ठीक ना, तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन। अब ये जो अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की, 2 तरीके की होती है। एक होती है बेटा जिसको बोलते हैं अपन, एक होती है, ये 2 तरीके की होती है। एक होती है नियंत्रित चेन रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में चेन रिएक्शन तो हो रही है, अगर इस चेन रिएक्शन की वैरायटी के आधार पर बात करें हम, तो इस चेन रिएक्शन को आप कंट्रोल भी कर सकते हो और कंट्रोल नहीं भी कर सकते हो। तो अगर कंट्रोल कर लेते हो तो वो आपके लिए वरदान है, वो आपके लिए वरदान है। अगर आप ये न्यूट्रॉन की जो जनरेशन बढ़ रही है, ये जो जनसंख्या बढ़ रही है जितनी चेन से कि एक बाप 3 बच्चों को, फिर वो 3 में से 3 निकलेंगे तो 9 हो जाएंगे, फिर वो 9 3 को पैदा करेंगे तो 27 हो जाएंगे, न जाने। और ये सेकंड में होता है, बड़ी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, पलक झपकते ही। तो अगर आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो तो ये कहलाती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही हमारे काम की, जैसे बिजली बनती है तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पे होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का इस्तेमाल जो होता है परमाणु भट्टी में होता है, परमाणु भट्टी। तो भैया देखो, ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ पे होती है, परमाणु भट्टी में होती है। दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होती है उसका यूज करके क्या बनाया जाता है, परमाणु बम, एटॉमिक बम। जो एटॉमिक बम हिरोशिमा नागासाकी में फूटा था ना, उसका जो है वो अनकंट्रोल्ड था। वो रिएक्शन, वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। चलिए अगला देखते हैं, आप पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। तो अब हम पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें बिल्कुल नाभिकीय विखंडन का जस्ट अपोजिट है। नाभिकीय विखंडन में हम क्या करते थे, ये करते थे, एक उसमें बड़े नाभिक को लेकर 2 छोटे नाभिक में तोड़ देते थे। नाभिकीय संलयन में क्या करेंगे, 2 छोटा नाभिक लेंगे और दोनों को मर्ज करके एक बड़का नाभिक बना देंगे, एक बड़का न्यूक्लियस बना देंगे। यही करना है, हाँ। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है भैया, नाभिकीय संलयन होता है वह नाभिकीय अभिक्रिया है ना, जिसमें 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस रिएक्शन को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास एक है 1H2, हाँ, और ये क्या है 1H3। सर जी ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, है ना। तो ये 2 मास वाला ड्यूटेरियम और 3 मास वाला ट्रिटियम, जब दोनों को मिला देते हैं भैया, तो दोनों को मिलाते हैं तो बनता है 2He4 और साथ में एक न्यूट्रॉन निकलता है और बहुत एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है, ठीक ना। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत भयंकर टेम्परेचर में करनी पड़ती है। मतलब इसमें ये मान लीजिए, ये जो रिएक्शन है बारूद के ढेर के ऊपर, यानी आग इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत टेम्परेचर जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, समझ गए ना। तो इसलिए वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। उच्च ताप पर होने के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ऊष्मा अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। बहुत टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। क्यों टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस के बीच में जबरदस्त रिपल्सन होता है, दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। तो दोनों की लड़ाई को ठंडा करने के लिए दोनों को हम गर्म कर देते हैं, तो उनका लड़ाई नहीं बंद हो जाता है। ओके, इसका एग्जांपल हम बताएं, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। चलो भैया, तो ये हुआ न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म। अब आ जाइए मेटल नॉन मेटल में। मेटल नॉन मेटल का क्विक रिव्यू मारेंगे, दन दना दन दन। चलिए टॉपिक डालिए, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। तो धातु एवं अधातु, अधातु क्या कहते हैं भैया, धातु किसको कहते हैं, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके दे करके अपना अष्टक यानी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उनको अपन धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 281 किसका है एटॉमिक नंबर भैया, सोडियम का है 281। तो सोडियम अपने बाहर का इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा, 28 क्यों बना लेगा, 28 स्टेबल स्ट्रक्चर है,
स्टेबल स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को फालतू ढोएगा नहीं, दे देगा बोले जा, और ये जो जा बोल देगा वो बन जाएगा मेटल। तो मेटल ऐसा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, छोड़ करके क्या बनाता है, अपना ऑक्टेट पूर्ण करता है, 281। एक और देखिए सोडियम, मैग्नीशियम का बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना होता है, 282 होता है। तो 282 का बाहर का इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये फिर से क्या ऑब्टेन कर लेगा, 28। ये है स्टेबल स्ट्रक्चर। स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जो नोबल गैस के पास होता है। नोबल गैस मतलब उत्कृष्ट गैस है ना। तो नोबल गैस क्या होती है, ही नी अगर करके 11 रन, ओके। हाँ ये होते हैं, ट्रिक है, हीलिंग अगर करके 11 रन, ठीक ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। अब बोलोगे सर नोबल गैस कैसे हुआ, इसका जो नंबर होता है नियॉन का वो होता है 10। तो देखो ये 11 से 10 बदल गया, ये 12 था तो 10 बदल गया, तो 12 से 10 बदल गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल। हाँ चलिए धातु के लक्षण की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल क्या होता है। नंबर 1, धातु आघात वर्धनीय, मतलब जितना हथौड़ा मारोगे उतना बढ़ता जाएगा। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सब आघात वर्धनीय है, सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है। तन्य मतलब कि टेंसाइल होती है, तार खींच सकते हो। और दूसरा चमकदार मतलब कि क्या होती है, शाइनी है ना, शाइनी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है। दूसरा धातु ठोस होती है, मरकरी को छोड़ करके बाकी जितना भी मेटल है सबका सब क्या सॉलिड है। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब कि मेटल की और इलेक्ट्रिसिटी की सबकी सब जो होती है वो सुचालक होती है ना। और अधातु, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं उनको अपन अधातु बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया 2,6 और क्लोरीन हो गया 287, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। अधातुओं के सामान्य लक्षण, अधातु आघात वर्धनीय, मुलायम, कार्बन डायमंड को छोड़ करके, मतलब आघात वर्धनीय नहीं होती है ये, ठीक ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप यदि इसको ठोकोगे तो बढ़ते जाएंगे, फूट जाएंगी। फूटने वाले को बोलते हैं अपन भंगुर, क्या बोलते हैं, भंगुर। और मुलायम मतलब कार्बन मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, और मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, है ना। कार्बन और डायमंड इसके एक्सेप्शन है। कार्बन जो होता है वो डायमंड स्पेशली कार्बन के रूप में बहुत हार्ड होता है, ठीक ना। और कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में बोलेंगे तो बहुत मुलायम हो जाएगा, है ना। दूसरा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, मतलब ना हीट को पास करती हैं ना करंट को पास करती हैं। मगर इसका देखा जाए तो एक्सेप्शनल केस कौन सा बनता है, इसका एक्सेप्शनल केस बनता है कार्बन के रूप में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही एक रूप है, जिसको एलोट्रॉप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपर रूप। तो ये जो होता है ये कार्बन का जो होता है बना होता है तो नॉन मेटल का। उसके बाद नॉन मेटल के होने के बाद भी क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कन्वे करता है। हाँ नेक्स्ट, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। उदासीन बहुत कम बनाते हैं, उदासीन ऑक्साइड जो होते हैं बहुत ही कम बनाते हैं। जैसे वाटर हो गया वो उदासीन ऑक्साइड है, मगर ज़्यादातर ऑक्साइड जो इनके बनते हैं नॉन मेटल के वो अम्लीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन जो होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन को पकड़ करके जो बनाता है वो बनाता है CO2, ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे पता चलेगा अब किसी को ऑक्साइड है कि नहीं, एसिडिक है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए आप उसको पानी में घोलो तो CO2 + H2O तो क्या बनता है, H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। तो पानी में घोले तो उसकी एक्चुअल सच्चाई सामने आ गई, भैया वो एसिड है, पानी में ही एसिड है। बेस किस में होते हैं, पानी में, लिक्विड फॉर्म में ही पता चलता है कि कोई एसिड है कि बेस है, गैसेस में कभी पता नहीं चलता है। तो पानी में घोलने में एसिड बना लिया, तो मतलब क्या होते हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। मेनली ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं भैया, लास्ट टॉपिक है आज का मिश्र धातु। इस क्लास का क्या बैक क्लास नंबर 3 चल रहा है, जनरल साइंस 3 नंबर क्लास है, केमिस्ट्री का नंबर टॉपिक 3 चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु बहुत पूछा जाता है 10th लेवल तक में कि मिश्र धातु क्या होता है। एलॉय, एलॉय मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई मेटल है तो इस मेटल में आप एक दूसरा मेटल मिला दो या नॉन मेटल मिला दो, तो मेटल प्लस मेटल भी एलॉय होगा और मेटल प्लस नॉन मेटल भी एलॉय होगा। मतलब मेटल के साथ कितने मेटल मिला सकते हो, जितनी मर्जी करो, जितनी मर्जी करो, 2 3 4, है ना। और उसका परसेंटेज होता है, जो चीज़ आपको बनानी पड़ती है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज तय करना पड़ता है कि ये मेटल इतने % लेंगे, ये मेटल इतने % लेंगे, ये नॉन मेटल इतने % लेंगे। तो एक डेफिनेट कंपोजिशन ले करके फिर वो क्या बनाते हैं, अपना एक यूनिफॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। उस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एलॉय। तो एलॉय एक तरीका का क्या है, मिक्सचर है। केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, याद रखना। एलॉय में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो केवल एक तरीके का मिक्सचर है। तो आइए देखते हैं, एलॉय की बात कर लेते हैं। एलॉय तो कुछ देखते हैं हम लोग कि एलॉय, कुछ एलॉय लिख लेते हैं और बताते हैं कि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कितना हुआ करता है। तो एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखिए एलॉय, है ना।
तो क्या होता है भाई मिश्र धातु में? मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का समांगी मिश्रण, समांगी को इंग्लिश में होमोजीनियस बोलते हैं। और मिश्र धातु में उनके संगठन लिख लीजिए। तो इस तरफ लिखिए एलॉय, भाई कौन कौन सा एलॉय होता है, और यहाँ लिखिए इसका परसेंटेज कंपोजिशन। हाँ, कंपोजिशन मतलब कौन मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा, इसको कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक ना। तो एलॉय में देखिए, अब सबसे पहले हम एलॉय में पढ़ते हैं एल्यूमिनियम फैमिली। एल्यूमिनियम फैमिली के जो मिश्र धातु हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम फैमिली में सबसे पहला है मैग्नीनियम, पहला आता है मैग्नीनियम। मैग्नीनियम, देखो नाम मैग्नीज से शुरू हो रहा है बट मैग्नीनियम है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। इसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो होता है 95% एल्यूमिनियम होता है, ओके। और साथ में क्या होता है 5% जो होता है इसमें मैग्नीज होता है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीनियम, ओके। मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम इक्वल टू मैग्नीनियम, जैसे हिंदी में चलता संधि विच्छेद। अगला है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम, तो जो ड्यूरेलियम होता है उसमें याद रखिएगा कि इसमें 95% जो होता है एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है 4%, और साथ में मैग्नीज होती है 0.5%, और मैग्नीशियम भी होता है 0.5%। हाँ, तो एल्यूमिनियम ड्यूरेलियम में कितना होता है? ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम 95%, कॉपर है 4%, मैग्नीज होता है 0.5%, और मैग्नीशियम भी होता है 0.5%। अब इसके बाद आते हैं कॉपर के एलॉय। अभी तक पढ़े एल्यूमिनियम की दो हो गई, मैग्नीनियम और दूसरा ड्यूरेलियम। अब कॉपर के एलॉय पढ़ते हैं। तो कॉपर के एलॉय जो पहली होती है जिसको बोलते हैं पीतल। पीतल बच्चों याद रखना मेटल नहीं होता है, पीतल एक एलॉय होती है, इंग्लिश में बोलते हैं पीतल को ब्रास। तो पीतल में याद रखना कि पीतल में जो कॉपर होता है वो 70% होता है। पीतल में जो कॉपर होता है वो 70% होता है, और जिंक जो होता है वो होता है 30%। जिंक जो होता है वो होता है 30%, ठीक ना। हाँ, जिंक जो होता है 30%। चलिए अब आगे देखते हैं, पीतल हो गई, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए कॉपर की बहुत सारी एलॉय बनती है। एक होती है जर्मन सिल्वर। क्या नाम है? जर्मन सिल्वर, और बड़ा अच्छा नाम है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर, सिल्वर पे मत जाइए, इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसमें 50% कॉपर होता है। कितना? 50% कॉपर होता है, और जिंक होता है 35%। जिंक होता है 35%, और 15% इसमें निकल मिला होता है। 15% क्या होता है? निकल, ओके। तो 50% कॉपर, जिंक हो गया 35%, 15% निकल। अब इसके बाद आ जाइए डच मेटल, है ना, डच मेटल। तो डच मेटल में याद रखिए, डच मेटल जो होता है इसमें कॉपर होता है 80% और जिंक होता है 20%। नाम याद रख लो, डच मेटल। डच मेटल में कॉपर 80 और जिंक 20%। फिर इसके बाद आता है कांसा यानी ब्रॉन्ज। कांस्य मेडल जो होता है ना, कांस्य पदक, तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। कांसे की थाली भी होती है घर में, है ना। तो जो कांसे में, ब्रॉन्ज में कॉपर होता है 88%, ओके। कांसे में कॉपर होता है 88%, और जो टिन होता है, टिन 12%। तो कांसा जो बना होता है वो किससे मिलके बना होता है? कांसा जो बना होता है वो कॉपर प्लस जो ब्रोंज, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज। सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल के बाद क्या कौन सा मेडल मिलता है? ब्रोंज मेडल, काले से कलर का दिखता है। तो इसमें कॉपर होता है, और क्या होती है? टिन होती है। तो कॉपर होता है कितना? 85%। कॉपर जो होता है कांसे में 88%, हाँ 88% जो होता है, और 12% जो होता है इसमें टिन हुआ करता है। चलो ये कांसा हो गया। अब इसके बाद आ जाओ गन मेटल। हाँ, गन बनाने के लिए जो मेटल का इस्तेमाल होता है ना, उसको गन मेटल बोलते हैं। तो गन मेटल में कॉपर होता है 88%, टिन होता है 10%, और जिंक होती है 2%। कौन कौन होते हैं? कॉपर 88%, जिंक होती है, और टिन होती है 10%, टिन यानी SN, और 10%, और जिंक होती है 2%। फिर उसके बाद आ जाओ बेल मेटल जैसे घंटी बनती, घंटा मंदिर का, ठीक ना। तो बेल मेटल में कॉपर होता है 80%, और टीन जो होती है वो होती है 20%। कॉपर 80% और टीन जो होती है बिल्कुल 20%। इसके बाद कृत्रिम गोल्ड यानी कि जो बेंटेक्स वगैरह होते हैं ना, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं उनको। हाँ, तो रोल्ड गोल्ड में कॉपर होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। तो कृत्रिम गोल्ड में जो कॉपर होता है वो 90% होता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो 10% होता है। अब आइए आयरन की मिश्र धातु पढ़ लेते हैं। आयरन में कौन कौन सी मिश्र धातु बनती है ये देख लीजिए। तो आयरन में पहली मिश्र धातु बनती है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा 4 चीज मिलती हैं। एक मिलता है आयरन, दूसरा मिलता है क्रोमियम, तीसरा मिलता है मैग्नीज, और चौथा मिलता है
कार्बन, बहुत थोड़ा सा मिलाया जाता है कार्बन। अब देखिए कैसे क्या क्या होता है इसका कंपोजिशन स्टेनलेस स्टील का। तो स्टेनलेस स्टील में लिखिए आयरन जो होता है वो होता है 89.4%, लगभग 90%, है ना। तो आयरन लिख लीजिए, स्टेनलेस स्टील पढ़ा रहे हैं आपको। स्टेनलेस स्टील में जो आयरन होता है वो होता है 89.4% आयरन होता है। इसके बाद क्रोमियम कितना होता है, लगभग 10% क्रोमियम होता है। तो 89 और 4 लगभग 85 हो गया ना, हाँ। और इसके बाद याद रखिए 89 नहीं, काय को 85 हो गया, 89 10 99 के आसपास हो गया भैया। और इसके बाद मैग्नीज जो होता है वो होता है 0.35% मैग्नीज होता है। और इसके बाद कार्बन होता है 0.25%, हाँ। तो आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कार्बन होता है, इनको सब मिला के बनता है अपना स्टेनलेस स्टील। इसके घर का थाली होता है ना खाना खाने वाला, वही यूज होता है, हाँ। अगला अब लेड की बात करते हैं। लेड जानते हो, लेड से बनती बहुत सारी चीज़ें। तो लेड से बनता है सोल्डर। कभी इलेक्ट्रीशियन की दुकान में गए होगे तो देखे होगे वो टाँका लगाने के लिए सोल्डर का यूज करता है, उसको बोलते हैं लेड। तो लेड में याद रखना लेड की मिश्र धातु है, ये सोल्डर एलवा है इसका, जिसमें पीबी होता है 67% और जो एसएन होता है वो होता है 33%। एसएन मतलब कि टिन जो होता है वो 33% होता है, ठीक है ना। तो सोल्डर यूज होता है। अगला बताएं हम आपको, सोल्डर हो गया ये। फिर अगला है टाइप मेटल। तो टाइप मेटल नाम है TYPE, टाइप मेटल, ठीक ना। तो शायद ये टाइप राइटर में इस्तेमाल होता होगा इसलिए इसका नाम टाइप मेटल है। तो टाइप मेटल में जो लेड होता है, पीबी होता है, वो होता है 82%, ठीक ना, 82%। SB यानी एंटीमनी होता है, एक नॉन मेटल होता है। एंटीमनी वैसे एंटीमनी जो होता है वो मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, तो नाइट्रोजन ग्रुप में होता है। एंटीमनी इसमें होता है 15%। तो 82 और 15 कितना हो गया, 5 2 7 97% हो गया। और 3% का इस्तेमाल होता है टिन का, तो 3%। तो याद करो ये है टाइप मेटल, तो टाइप मेटल हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, क्लास को ख़त्म करते हैं। अगला क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको, कहाँ तक पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे एसिड बेस पढ़ाएंगे, सॉल्ट पढ़ाएंगे, और पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री कराएंगे। और उसके साथ साथ ही बताएंगे इम्पोर्टेंट जो आपके वो हैं साइंटिस्ट वगैरह हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र से, उनके नाम पता बताएंगे, ठीक ना। उनका घर का एड्रेस देंगे तो सब लोग मिल के आना नमस्ते करके। अभी हमको नमस्ते दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।